अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट रीज़ा के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं हमेशा मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ाने की ज़िंदगी को बात इसलिए करती हूँ कि ज़िंदगी और वक्त दोनों किसी के लिए और कभी भी नहीं रुकता। जैसे भी हालात हों, चाहे अप्स एंड डाउन्स हों, आपको लगता है कि हालात ठीक नहीं हैं, समटाइम्स हालात आपके हक में नहीं होते, तो ज़िंदगी और वक्त को जो है वो अपने साथ साथ आगे लेके चलना चाहिए। जो वक्त के साथ नहीं चलते, जो एक जगह पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को रोक लेते हैं, वो शायद कहीं पीछे ही ठहर जाते हैं। वो ना तो दुनिया के साथ चल पाते हैं, ना ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ पाते हैं, फिर वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से मुतासर होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को दुनिया के साथ भी आगे लेके चलें, वक्त के साथ भी आगे लेके चलें, ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाएं और मस्बत सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपसे जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी भी आसान होती जाएगी। अच्छा जी, इस वक्त जो जनूबी पंजाब की सूरत हाल है, पानी की सैलाबी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो वो जो इलाके मुतासरा थे वहाँ पर पानी की सतह में तो काफ़ी हद तक कमी देखने को आई है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, बहाली का जो एक अमल होता है, वो हमेशा बड़ा नुकसानदेह होता है, ख़तरनाक भी होता है। लाखों की तादाद में लाखों एकड़ जो है वो ज़रई ज़मीनें, जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें जो हैं वो अब तक ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जानी नुकसान कितना हुआ, तो 32 से ज़ायद लोग जो हैं वो जानी नुकसान भुगत चुके हैं इस वक्त जनूबी पंजाब में। और अब अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो 16-17 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त कैंप्स का जो है वो रुख कर चुके हैं, हिफाजती मकामात पर जा चुके हैं, एवैक्यूएट हुए हैं अगर आप कह लें। तो हालात जो हैं वो इस वक्त आप देखें, एक इतनी बड़ी तादाद में जब आबादी हो, पॉपुलेशन हो, फिर उनका जिनका ज़रिया मौश जो है माल मवेशी हों, फसलें हों, ये वो तमाम लोग अफेक्ट हुए हैं डायरेक्टली। उन तमाम लोगों के घर भी गए हैं, उन तमाम लोगों का कारोबार भी इफ़ेक्ट हुआ है, उन तमाम लोगों के मवेशी भी चले गए हैं। ये वो लोग हैं जिनका ज़रिया मुआश ही जो था वो मवेशी और फसलें, इसके ज़रिए जो है वो होता था। कपास की चुनाई की हो जाना, सब्जियां उगा लेना, इसके बाद गंदम की चुनाई का जब मौसम आता था, तो ये वो लोग हैं जो हमारी ज़राअत के जो हैं वो कह लें कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी वैसे भी ज़राअत है। हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चरल लैंड भी है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत भी बड़ी मुतासिर है। जहाँ हम डायरेक्टली बात करते हैं लोगों की, कि डायरेक्टली लोग बड़े मुतासिर हैं, मुतासरीन की तादाद लाखों में है। जलालपुर पीरवाला की बात कर लें, फिर आप शुजाबाद की बात कर लें, हेड मोहम्मद वाला की बात कर लें, तो यहाँ पर मुतासरीन की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो है इनडायरेक्टली जो लोग मुतासर हो चुके हैं, जैसे बहुत सारे शहरी मुतासर हो चुके हैं। शहरी मुतासर किस तरह से हुए? यहाँ पर चिकन की, गोश्त की, सब्जियों की, चीज़ों की सप्लाई में बड़ी हद तक कमी आ गई। तो उस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है। उस अमल में है हम कि जहाँ जो है वो पानी में कमी आना शुरू हो गई है, लोग जो है वो बहाली की तरफ चले गए हैं, और ये सबसे अमल जो है वो ख़तरनाक होता है। हमारे साथ बुखारी साहब शो में बैठे हुए थे और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जो मुझे रोज़ याद भी आती है, और जब हम डिस्कशन करते हैं तो फशोर मेरे माइंड में जब वो गुजरती है तो मुझे एक लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारी कौम के लिए, कि अभी तो जो है वो पानी का सैलाब आया था, अभी आया भी है, लेकिन अभी गुर्बत का सैलाब आ रहा है। तो वाकई इस पे सोचने वाली बात यह है कि अब तो लोगों के पास ना ज़रिया मुआश है, ना फसलें हैं, पता नहीं कब तक जो है वो अमूमन साल 1.5 साल के करीब तो लग जाता है, या 6 माह के करीब तो लग जाता है, कम से कम वक्त भी, जब तक फसलें काश्त नहीं हो सकती। तो ये तमाम वक्त जो है इसमें लोगों ने कैसे गुजर बसर करना है, हुकूमत क्या करने वाली है, फिर जो इनडायरेक्टली शहरी मुतासर हुए हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं हाजी नदीम कुरैशी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी साथ मौजूद हैं फराज रमज़ान साहब, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फराज आप? मैं ठीक है लीजिए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस वक्त चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में है हम, आप कह लें कि इस वक्त जो है वो बहाली का अमल जारी है लोगों के लिए। बहुत सारे लाखों की तादाद में जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं कि हम जाके जो है वो बहाली का अमल एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकें। तो मुझे बताइएगा कि आवाम की तरफ से जो हमें रिएक्शन देखने को भी मिल रहा है, बहुत सारे आवाम जो है वो कह रही है कि जी हमें
चूँकि ख़ुद बहाली के अमल में हमें खुद आगे होना है, ये कौम की अच्छी बात भी है कि ये किसी पर जो है वो आप कह लें डिपेंड नहीं करते कि हमें जी हुकूमत आए, हमें लोग आए, हमें इमदाद दें वरना हम बैठे हैं। तो मुझे बताइएगा कि इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है और इंतज़ामिया कितना ताउन कर रही है, क्या साथ देने वाली है, वो कितना साथ देने वाली है बहाली के इस अमल में जो सैलाब मुतासरीन है उनका? अच्छा देखें, ऐसा है कि इंतज़ामिया ने बड़ा साथ दिया सैलाब मुतासरीन का, क्योंकि ये एक कुदरती आफत थी जी, जिसे अल्लाह का अज़ाब कह लें कि हम सब पे जो है वो नाजिल हुआ। इससे काफ़ी सारे लोग मुतासिर हुए लोगों अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात के मुखालिफ भी हूँ। ठीक है, कुदरती आफात ठीक है आती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, लेकिन आपकी मैनेजमेंट, जब आपने डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के अदारे बनाए हुए हैं इतने, तो इदारों पे तो सवाल उठता है ना कि क्या मैनेजमेंट थी हमारी। एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है ये हमारे इदारों पर कि हमें जब पता था कि सवात में उस साइड पे अवाम डूब गई है, पुल टूट गए, क्लाउड ब्रेस्ट इस्लामाबाद में, हमें बारहा पेशन गोई की गई है कि जी जनूबी पंजाब इससे बड़ी हद तक मुतासर होने वाला है, तो क्यों जो है वो इदारों ने मैनेजमेंट नहीं की। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो इदारे हमारे बैठे हैं, तो उन पर तो एक सवालिया निशान है। अगर मैनेजमेंट होती, आप देखें ये तो दरियाई इलाके हैं, यही पानी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता था अगर हमारे पास मैनेजमेंट होती, तो मैनेजमेंट होती हम इसको सेव कर सकते थे पानी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस पर इदारों पर भी सवालिया निशान है कि मिसमैनेजमेंट हुई जी। लेकिन अब आफत तो आ गई ना, काफ़ी सारे लोग मुतासिर हुए, तो इसका इंतज़ामिया ने भरपूर उनके साथ ताउन किया, कैंप्स लगा कर दिए, खैमे लगा कर दिए, हंगामी बुनियादों पर। देखें, हंगामी बुनियादों पर तमाम लोग जो भी अपने अपने घर छोड़ कर आए और उन्होंने सेफ़ जगह पर मुंतकिल हुए, तो उनको फौरी तौर पर फैसिलिटेट किया गया, उनके लिए जगह प्रोवाइड की गई, उनको कैंप्स दिए गए ताकि वो सर्दी गर्मी से धूप से बच सकें और अपने बच्चों को जो है वो महफूज रख सकें। तो 3 टाइम का उनको खाना दिया गया, उसके साथ बच्चों को दूध भी देते रहे, बिस्कुट्स देते रहे, सब कुछ फैसिलिटेट उनको किया, पंखे लगा के दिए इंतज़ामिया ने। आप देखें, अब ये मौज़ा लंगड़ियाल है, आगे मोहम्मदपुर घोटा है, कासिम बेला वाली तरफ मौज़ा बेली है और सियाला वाला बंद है। यहाँ पर आप जाकर देखें, विज़िट करें, अभी भी 10 से 12 फुट पानी जमा है, लोग इस कदर मुतासिर हुए हैं। लेकिन इनमें कुछ लोगों की तादाद ऐसी भी है जो अपनी ज़मीनों को उन्होंने छोड़ के जाना गवारा नहीं किया। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी अपना प्लॉट बनाने के लिए। आप ये देखें, जो ज़मीन कल को उनका खेत होती थी वो आज झील बन चुकी है, झील बन चुकी है। आप जाकर देखें, वहाँ पर वो हल ढहाते थे, आज वो झील बन चुकी है, वहाँ पर कश्ती चलने को है, ऐसा मकाम है। तो उन कैसे वो छोड़ कर जाते, वो अपने ही। अच्छा, तो बहाली के अमल में हुकूमत क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है? चूँकि अब ज़ाहिर है हमारी आवाम ऐसी है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, अच्छी बात भी है, वो खुद एफ़र्ट करती है। अब देखें, आवाम जो मुतासरीन है इस वक्त, वो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं कि हम जाएँ अपने घरों को देखें क्या सूरत हाल है वहाँ पर। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत, आपने खुद बताया कि हमारी जो आवाम है वो खुद मुख्तार है। बहुत से लोग हमने जिनसे बात की, वो कहते हैं हमें तो सिर्फ आर्जी तौर पर जगह चाहिए थी, क्योंकि हमारे पर कुदरती आफत आई हुई है, हमारी ज़मीनें डूब चुकी हैं, हम खुद घर बनाएंगे, हुकूमत ने तो हमें घर नहीं देना, क्योंकि इतने मुतासरीन है, किस किस को हुकूमत घर देगी। तो अब जब वापसी बहाली के अमल की तरफ आए तो वो अपने घरों को जाते हैं। जो उनके घर थे वो टूटे हुए हैं, बिल्कुल मलबे का ढेर बन चुके हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जो कच्चे मकानात थे वो गिर चुके हैं, जो पक्के मकानात थे उनके दीवारों में दरारें आई हुई हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये भी था कि सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा खुद भी आई। सबसे अच्छा इनिशिएटिव। आप ठीक है, आप गवर्नमेंट पे तनकीद भी करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आवाम कहती है जी हम टैक्स पेयर्स हैं, हमें क्रिटिसाइज करने का हक है। उन्होंने ऐलान भी किया कि भाई ये आफत गुजर जाए तो मैं सबको घर दूंगी, घर भी दूंगी, मवेशियों का नुकसान हुआ है वो भी दूंगी, टीम भी बनाएंगे, कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा। हमें हुकूमत जितनी एक्टिव नज़र आ रही है, ठीक है, हमें गिला था कि जी पहले जो है वो इंतज़ामिया और इदारे जो थे वो मुतहरिक नहीं थे उस तरह से, लेकिन जैसे सैलाब आया फिर वो मुतहरिक हुए भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त पर
जो है वो फैसला हमेशा हो जाना चाहिए। वो कहते हैं, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो ये तो मिसालें वो ऐसे हिसाब निकल- हुआ है हमारे साथ भी। हमें वक्ती मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, हमारे इदारों को वक्ती मैनेजमेंट करनी चाहिए। हमें पता था जनूबी पंजाब में सैलाब आएगा, हमें वक्ती लोगों लेकिन को अब वो अपनी इवैक्यूएट करना गलती चाहिए को था। सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जो लोग अपने घरों को जाते हैं, घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं, लम्हों में सेकंडों में अब वो मलबा बने हुए हैं, वो तो लोग देख के बड़े गम से निढाल होते हैं कि क्या करें। अब तो हमारी सफ़ेद दाढ़ी आ गई कि हमने इसको पूरी ज़िंदगी में बनाया था, अब कैसे बनाएंगे। लेकिन वो कहते हैं खुद मुख्तार लोग हैं ना, हम कहते हैं जैसे कैसे भी करके अब फिर मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने घर की चार दीवारी को फिर से खड़ा करेंगे। ये जज्बा हम मुसलमानों में, हमारी कौम में, पाकिस्तान के लोगों में बहुत अच्छा है, जो खुद मुख्तारी का जज्बा है। लेकिन जो कैंप्स में हमने विज़िट किया, कैंप्स में लोग अपना सामान लेकर नहीं आ सकते थे। बिल्कुल, इतनी तो गुंजाइश ही नहीं थी ना, हमारे पास टेंट्स की भी कमी थी, सामान कैसे आ सकता था। लेकिन लोगों को जाहिर है ये बात समझाना भी था वो मुश्किल था। नहीं, उसमें मैं ऐसा कुछ मैंने भी विज़िट किए हैं कैंप से जहाँ पर लगे हुए थे, वहाँ पर ऐसा भी मुमकिन हुआ है कि आप देखें कि जिस वक्त इनको पहले आगाह किया गया पानी आ जाएगा, आप अपनी जगहें छोड़ दें, तो इन लोगों ने अपना सामान सेव कर लिया। कुछ वो लोग उसमें नुकसान में उस जद के अंदर आ गए जो वहाँ पर बैठे रह गए हैं। उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने कहा शायद ये ऐसे ही कह रहे हैं और चलो। अच्छा देखे नदीम साहब, ये भी तो हुआ ना कि 2 साल पहले भी पानी आया था। जी जी। फिर आप 2010 की बात कर लें, फिर 2014 की बात कर लें, तो तब भी पानी आता रहा है। तो अवाम के अंदर शायद यही वो गौर फिक्र भी कर रहे थे कि जी शायद पानी उसी नौयत का आएगा, उतना ही आएगा और हम बच जाएंगे, हम सेफ हो जाएंगे बस। लेकिन देखें जब डिजास्टर इतना बड़ा था तो हमें पहले बताना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक पर जाएंगे हम, एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आप लोगों के साथ जो है वो गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि मैंने भी बात की कि इनडायरेक्टली हमारे शहरी जो हैं वो बड़े मुतासिर हुए हैं, तो ये जो सब्जियों और अनाज की किल्लत देखने को मिल रही है, आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे, बुनियादी क्यों किल्लत आ रही है सब्जियों और अनाज में भी कमी की? बिल्कुल, देखें जी, साउथ पंजाब में जो ये सैलाब आया है, इससे हमारी जो मकामी फसलें हैं वो तो बिल्कुल डैमेज हो गई जी। और इस वक्त आलू और मटर की भी काश्त होनी थी, वो भी नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ जी, वो नहीं हो सकती। देखें अगर पानी उतर जाएगा तो आप देख लें, एक बेसिक सब्जी है, आम सब्जी है जिसको हर इंसान ने खाना है, हर इंसान ने, हाँ, हर सालन में डलनी, और ये 12 महीने चलती है, कभी किसी इलाके से कभी किसी इलाके से चलती रहती है, आती रहती है। लेकिन ये अब मकामी काश्त इसकी होनी थी जो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अच्छा, पानी जिस वक्त उतर जाएगा जाहिर है तो गंदम शायद काश्त हो जाए, लेकिन सब्जी नहीं काश्त हो सकती। और इसी तरह बलूचिस्तान से इस वक्त सीज़न चल रहा है, वहाँ से टमाटर भी आ रहा है, सेब भी आ रहा है, यानी फ्रूट भी। जब ये पानी आया, हमारी वो सप्लाई 3 दिन के लिए मुतासिर हो गई, और उसमें जितना भी माल था, टमाटर जिसमें थे, हाँ जी, टमाटर और सेब था, अंगूर था, ठीक है, ये मुल्तान में कम आया है, ठीक है, और जोब के रास्ते से इस्लामाबाद ये जाता रहा है। अच्छा, इसलिए इनके रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए, 300 रुपए किलो तक पहुँच गए थे। ये सप्लाई बंद हुई थी, और दरमियान में कुछ ऐसा भी हुआ है कि गाड़ियाँ जब रोकी गई हैं, उनको वक्फे से घंटे 2 घंटे बाद ये निकालते रहे। उसमें पुलिस ने जो है ना एक काम किया, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ड्राइवर इनको पैसे लगाता था उसकी गाड़ी निकाल देनी, दूसरे खड़े रहे। अब गर्मी है, जो ट्रक एक दिन पीछे से लोड होया हुआ और वहाँ पे उसको 10-12 घंटे गुजर जाए धूप में खड़े हुए, वो माल भी डैमेज हुए हैं इसके अंदर, हाँ, मुतासिर हुए हैं बिल्कुल इसी तरह। और फिर जब पीछे बलूचिस्तान में इतला पहुंची है कि भाई वहाँ पे हम क्रॉस नहीं कर सकते मुल्तान मंडी, हाँ जी, साउथ पंजाब को नहीं कवर कर सकते, फिर ये माल जो है इस्लामाबाद का रुख कर गए, उस तरफ गए। तो ऐसे मामला भी हुए हैं, और अभी भी देखें जो फसलें ख़राब हुई हैं, इस सैलाब के अंदर जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, और बहुत ज़्यादा। अच्छा, जानी नुकसान तो हम तलाफ़ी कोई भी नहीं कर सकते इसकी, माली नुकसान की तलाफ़ी गवर्नमेंट भी कर सकती है। एज ए इंसानियत हमें भी करनी चाहिए कि जो हम हेल्प क्या नाम है कर सकते हैं वो करें।
हमारा देखिए आड़ती और फार्मर का ऐसा ताल्लुक होता है कि आड़ती एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बेशक, जो इनको ज़मीन का ठेका भी दे रहा है, बीज भी प्रोवाइड कर रहा है, खाद भी इनको दे रहा है, हालांकि इनके स्प्रे वगैरह जो अद्वियात हैं वो भी इनको दे रहा है। ठीक है। और उसके बदले में इनसे फसल लेता है और वो इनकी फसल अच्छे दामों फरोख्त करके इनका मुनाफा इनको वापस दे रहा है। इसमें गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं कर रही। इंडिया का आप देख लें, इंडिया फी एकड़ पे 2 बोरी दे रहा है, यूरिया की और डीएपी की। अच्छा। और उसमें बिजली के बिलों को भी रिलीफ दे रहा है अपने फार्मर्स को। ये तो आ गई ना एक असमाई, आप कह लें अल्लाह की तरफ से मुसीबत आ गई। वो वैसे भी अपने फार्मर को जो है सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ज़राअत का मुल्क है। अब और सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा, देखें आवाम पे तो जो असर आना था वो आ चुका है, जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया, वो भुगत चुके हैं। जी जी। अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि हमारी जब ज़राअत पे हमारी इकोनॉमी चलती है, आप देखिए हमें इकोनॉमिकल डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर हम ये सारे कारोबार मुतासिर होंगे। आप देखें कि आगे कुछ अरसे बाद ये जो है ना तमाम इसके असरात नज़र आएंगे, हर कारोबार पे इसके असरात नज़र आएंगे। ये एक ज़राअत पे नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कुरैशी साहब के ये जो कीमतों में इजाफे हुए हैं, आपने भी बताया कि ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रक्स इतनी देर रुक गए, हाँ जी, हाँ जी, लोगों को बड़े नुकसानात हुए, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई रुक गई 3 दिन के लिए, तो वो आए ही नहीं। टमाटर एक बड़ी बेसिक चीज़ है जो हर सालन में डलती है और हर जगह इस्तेमाल होती है। तो कीमतों में जब इजाफा हुआ तो जो गरीब तबका था उनको क्या नुकसानात हुए हैं? गरीब तबके का तो आप देख लें, उनको महंगाई की जद में आ गए ना। वो मुझे लगता है वो बेचारे हर तरफ से मुतासिर, वो तो हर तरफ से महंगाई की जद में आ गए। उनका देखें डेली बेसिस वाले जितने भी हैं, अब गोश्त पे तो नहीं वो गुजारा करते, सब्जियों पे गुजर बस है। और फ्रूट जो है वो खाएगा जो अफोर्ड कर सकता है। फ्रूट एक तफरी है, सब्जी तो क्या नाम है इंसान अपनी ज़रूरत के लिए भी है ना, ऐसे ही है। तो सब गरीब आदमी तो इसमें पिस गया, उनकी दिहाड़ी ये नहीं है, बिजनेस नहीं है। इसी तरह आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अब ये सीएम साहिबा जिस वक्त आई हैं, उन्होंने फ्रूट तकसीम करना था जी, उस दौरान पे यहाँ पे सप्लाई नहीं थी, जबकि हाँ जी सप्लाई नहीं थी। उस वक्त तो सप्लाई होनी चाहिए थी। सेब हमारा सीजन अभी चल रहा है, नवंबर तक ये पीछे से आएगा। नवंबर के बाद बात मैं करने लगी थी। आप देखें सेब का तो ये सीजन है, लेकिन फिर भी सेब मार्केट में क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, मार्केट में क्यों नहीं? एक तो फसल कम है, दूसरा ये जो है ना इसके सैलाब की वजह से डिस्टर्ब हो गई। जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी मुल्तान के आड़तियान ने, ठीक है, कि मुल्तान में माल आएंगे हमने फरोख्त करने, वो हमारी पार्टी कट गई यहाँ के हालात देखकर। ये हमें लॉस आया, सबसे बड़ा नुकसान। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा देखें, हम उनकी बात तो करते हैं जो सैलाब से डायरेक्टली मुतासरीन हैं, जो डायरेक्टली उससे अफेक्ट हो गए हैं, लेकिन आप जैसे हम जैसे लोग जो इनडायरेक्टली मुतासरीन हैं, इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैं यही आपको जैसे मैंने बताया कि हम खाद बीज सब चीज़ दे रहे हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि इनकी गमी खुशी भी होती है, उसमें हम फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ क्या कि इनकी फसल हमारे पास आगे बिकेगी, उस पर हम अपना मार्जिन निकाल के और इनको वापस कारोबार है ना। कारोबार है। आड़तियों का ये नुकसान हुआ कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ख़त्म हो गया। आप और हम जैसे लोगों को ये नुकसान हुआ कि किल्लत हो गई, मार्केट में चीज़ ना आना, जो 200 रुपये किलो थी वो 400 रुपये किलो हो गई। हमारी कुव्वत खरीद अंडरशूट सी बात मुतासिर हुई, तो इसी वजह से महंगाई मज़ीद बढ़ गई। अच्छा कुरैशी साहब, आपको लगता है कि सैलाब के बाद जो सब्जियां और फल हैं, इनकी क्वालिटी में भी किसी हद तक कमी आई है या मुतासिर हुई है क्वालिटी भी इनकी? क्वालिटी अभी तक तो मुतासिर हुई है जो है, लेकिन आने वाला वक्त जो है ना, जिन जगहों पे ये पानी क्या नाम आया है। अच्छा जी, इस हवाले से जानेंगे कि सैलाब की वजह से, क्योंकि हमें आवाम की जानिब से जो रिव्यूज़ थे वो ये भी मिले कि सैलाब की वजह से जो सब्जियां और फल हैं उनकी क्वालिटी में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। इस हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। कुरैशी साहब, आपसे बात करी थी, मुझे बताइएगा कि सैलाब के बाद क्वालिटी में क्या फ़र्क आया? क्वालिटी में ये फ़र्क आया है जी, A, B, C, D कैटेगरी तक हम माल की पैकिंग करते हैं। जब फार्मर लेकर आते हैं ना उसको, अब उनके पास ना तो इतना टाइम है,
और ना वो उस माल को इतना छांटी कर सकते कि उसमें से ए और बी सी बिल्कुल कैटेगरी बना सकें। अब वो दड़ा लेकर आ रहे हैं क्वालिटी को, इसको कि भाई उसमें सी कैटेगरी भी ए भी मिक्स करके ला रहे हैं कि ला रहे सब हैं, मिक्स हो गया। सब मिक्स हो गया, ना इतना टाइम है और ना वो अच्छे माल निकल सकते हैं, सैलाब से वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में आप ये कह सकते हैं जिन जगहों पे सैलाब आया है, इन जगहों पे पानी का इस्तेमाल, जगह थी, मकामात थे जो अफेक्टेड थे, इनका जो है ना मार्जिन बढ़ जाएगा फसलों का। जहाँ पे 40 मन एकड़ की गंदुम निकलती थी 60 मन की एकड़ की निकलेगी, डबल हो जाएगा। क्योंकि यही तो फायदा था जो हमने लेना था पानी, इस पानी से लेना था, इस पानी से इस लेना पानी को था, भी हम लेकिन सेफ नहीं कर नुकसान सके, की जद में आ गए हम। नुकसान की जद में। क्योंकि अगर हमारे मुल्क में डैम बना दिए जाएं तो ये पानी हम सेव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा फराज साहब के सैलाब के जो बदौलत मवेशी हैं और मवेशी मंडियां हैं, उनमें जो मवेशियों की आमद थी उसमें भी कमी आई है, गोश्त भी महंगा हो गया, आपने देखें चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, हम किसी भी उसकी बात कर लें तो उनमें भी काफ़ी हद तक कीमतों में इजाफा हुआ है। चिकन तो मैडम कम हुआ है, 600 रुपये 650 रुपये रेट था, तो अब 520-30 यहाँ तक रेट आ चुका है। क्यों? वो इसकी वजह ये है कि हमारा जो जनूबी पंजाब का चिकन था ये सप्लाई होता था दीगर शहरों में और अच्छा। अफ़गानिस्तान में इधर उधर जाता था। अब चूँकि हर तरफ से लाभ है, रास्ते बंद हैं, तो चिकन की सप्लाई मुतासिर हुई है। तो जो पंजाब का माल है वो पंजाब में ही इस्तेमाल हो रहा है, माल की आमद जो है ज़्यादा है, अंडरस्टूड सी बात है, सप्लाई कम है तो हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए रेट कम हुए हैं। ये चिकन की सूरत हाल है। अगर हम बड़े जानवरों की सूरत हाल देखें, मटन की, बीफ की, तो ये काफ़ी हद तक महंगे हो गए हैं। आप ये देखें, जो ही सैलाब आया लोगों की घर ज़मीन सब कुछ सैलाबी पानी के नज़र हो गए, बह गए, तो उसके साथ उनके जानवर भी थे, तो उन्होंने अपने मवेशियों के रस्से काट दिए कि वो भी चले जाएं, अपनी ज़िंदगी बचा लें, हम अपनी ज़िंदगी बचाते हैं। कुछ लोग जो अपने जानवरों को लेकर जा सकते थे महफूज मकामात पर ले गए, लेकिन इसका असर मवेशी मंडी पर यह पड़ा कि मंडी में माल की आमद कम हो गई, जानवर सप्लाई कम हो गई, तो जिसकी वजह से जो बड़े बड़े आड़ती हैं उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया कि माल जिसके पास खड़ा था उन्होंने भी मंडी में नहीं लाया कि रेट बढ़ा दें। 1000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला जो बीफ था वो अब 1200 रुपये 1300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा। अब जो मटन की बात करें, पहले ही आवाम की, गरीब आदमी की पहुंच से दूर था, वो 2000 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था। मैडम 400 रुपये का इजाफा हुआ है, उस पर 2400 रुपये फ़ी किलो हो गया। ये असरात पड़े हैं अब आम लोगों की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। मैं समझता हूँ जो मिडिल क्लास तबका था वो जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता था, सफ़ेद पोश जो लोग थे, हाँ थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता था, वो तो अब बस उसके लिए ख्वाब बन गया, पिस गया है, वो पिस गए हैं। चिकन और फिश को आप कह सकते हैं कि वो लोगों की पहुंच में है। अच्छा मुझे बताइएगा फराज के मछली मंडी में मछली भी महंगी हुई है। हाँ ये बहुत अच्छा तो सवाल इस हवाले से भी मुझे बताएं कि मछली के रेट्स क्यों बढ़ गए हैं? मछली के रेट्स इसलिए बढ़ गए क्योंकि जो फिश फार्म्स थे वो सैलाबी इलाकों में आ गए, तो सैलाब की जद में आने से जो फिश फार्म ओनर थे उनको एक एक बंदे को 15-15, 16-16 करोड़ का नुकसान हुआ। उनके फार्म बह गए, मछलियाँ, माल उनका तैयार था, सीज़न का वक्त था, आप देखें मछली फुल तैयार थी। अब तो उनको वक्ती इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो वो कितना माल निकालें? जिन्होंने माल निकाला वो मछली मंडी में लेके आए, मछली मंडी में माल की आमद ज़्यादा हुई, मछली ज़्यादा हो गई, तो जिस वजह से रेट कम हो गए थे। 400 रुपये 450 रुपये किलो वाली मछली 300 रुपये किलो 250 रुपये किलो तक आ गई थी। लेकिन जो ही उन्होंने देखा पीछे माल ख़त्म होता जा रहा है, तो शॉर्टेज होती जा रही है, तो जिसकी वजह से वो रेट अब इजाफी होकर जो 250-300 रुपये किलो वाली मछली थी वो 600 रुपये 650 700 रुपये किलो हो गई है। अच्छा। जो 1.5 किलो वाला दाना था वो 600 650। अभी आप देखिए मौसम सरमा का आगाज हो जाएगा तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर। मैडम आगाज हो चुका है, अब ये देखें सितंबर के एंड में मछली खाना लोग शुरू हो जाते हैं, अब फुल सीजन। हाँ शौकीन लोग मछली का लोग बड़ा शिद्दत से इंतजार करते हैं क्योंकि ये आपके विटामिन भी पूरा करती है। बिल्कुल। तो और ये फायदे भी हैं इसके, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं कि जी आप गर्मी में भी मछली खा सकते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, हमारी बॉडी की जरूरत है, बॉडी की जरूरत है। आप ज्यादा ना खाएं लेकिन आप वंस इन अ वीक खा सकते हैं। वंस इन अ वीक। आप ये देखें कितना नुकसान हुआ होगा कि अब चूंकि सीजन का वक्त था, उनका माल बिल्कुल तैयार था कि अब उन्होंने कमाई करनी थी, अपना सीजन कमाना था, लेकिन बेचारे किसी को बता भी नहीं सकते कि 16 करोड़ का नुकसान हो गया। एक एक
फार्म वाले एक फार्म वाले जी। भाई साहब ऐसे है कि नहीं? इसी तरह बिल्कुल मछली मार्केट के, क्योंकि मछली ऐसी चीज़ थी वो शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे, उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएं, पानी के बगैर शिफ्ट नहीं कर पानी के सकते बगैर थे। शिफ्ट भी नहीं और कर ये उनके फार्म सैलाब की जद में आ गए। अच्छा, तो जितना माल मंडी में आया, अच्छा मुझे रेट कम हो कुरैशी गया। साहब बताइएगा कि हुकूमत ने सैलाब के बाद जो ग़ज़ाई बहरान आया है, ऑब्वियस सी बात है कमी भी आई है चीज़ों में, तो उस पर काबू पाने के लिए कौन से अमली इकदाम किए हैं? आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है? देखें जी, इनको अभी तक तो हम प्राइस कंट्रोल कमेटियों की, मैं मीटिंग में भी जाता हूँ, खुद मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ। ठीक है, उसमें ग्रोसरी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी तक इन्होंने काबू नहीं पाया उसको। अच्छा, और लेकिन सारा डाटा इनके पास है कि किस ज़िले में, किस सूबे में कितनी चीज़ इनको दरकार है ग्रोसरी के हवाले से भी, और फ्रूट और सब्जियों के हवाले से अगर आप आ जाएं तो जो चीज़ें हमारी क्या नाम है पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा है, बाहर से ये मंगवाएं, ड्यूटी फ्री करें उसको, ताकि हमारी पब्लिक को ये चीज़ें पहुंच सकें, ज़रूरत पूरी हो। और मार्केट का आप समझती भी हैं, एक चीज़ ज़्यादा आएगी मार्केट में तो वो कंट्रोल में भी आ जाएगी, उसके रेट भी कंट्रोल आ जाएंगे। और जब शॉर्टेज होएगी तो आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ये लोग कहते हैं जी चीज़ें महंगी हो गई और ये फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं। कुरैशी साहब, फिर सब्जी मंडी वालों ने मुतासरा आवाम को सहूलत देने के लिए क्या इकदाम किए हैं? हमारी अभी हाल ही में हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गए, एक मीटिंग हुई है, इजलास हुआ, उसमें हमारे सदर हाजी आजम साबरी साहब भी थे, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ वहाँ पर, तो हमने भी वहाँ पे हमारी क़यादत में इजलास हुआ, तो उसमें यही एक लाए अमल बनाया गया, हम एडवांस देते हैं इनको, फार्मर को पैसे। अच्छा, हाँ जी, जिससे ये अपनी फसलें काश्त करते हैं और इनको मार्केट में लेकर आते हैं। तो अभी इनके हालात आप सबके सामने हैं कि मुसीबत में हैं ये बेचारे। तो हमने यही फैसला किया है कि इनको जो हमने दिसंबर में या नवंबर में इन्वेस्टमेंट करनी थी, पैसे देने थे, अभी इनको दिए जाए, अभी दिए जाए, ताकि ये इस मुसीबत से निकल सकें, इनको सपोर्ट की जाए। और इसमें अल्लाह की रज़ा भी है कि आप एक मुसलमान जो है क्या नाम है किसी जद में है, मुसीबत में है, तो ऐसे दूसरे मुसलमान को उसकी हेल्प करनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन की मदद करना तो ऐसा जैसे जहाद फी सबिलिल्लाह। बिल्कुल, सब्जी मंडी से भी तो सैलाब मुतासरीन की मदद की गई थी नदीम भाई। सब्जी मंडी से सैलाब ज़दगान की, जैसे अगर डीसी साहब ने हमें कहा पंखों में भी कोई चीज़ आप दे दें या क्या नाम है खाना, अच्छा, आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशंस भी हुई? वो होती रही हैं, ठीक है। तो क्या सब्जी मंडी वालों और हुकूमत की जानिब से कोई मुश्तरका लाया अमल अभी तक कोई तय पाया है? अभी कोई लाया अमल ऐसा तय नहीं पाया। अच्छा। उसमें लेकिन मेरी सीएम साहिबा से एक अपील है कि आप एक तो ट्यूबवेल्स के जो बिल हैं वो फ्लैट रेट पे किए जाएं, इनके फिक्स किए जाएं, और दूसरा इनको कम से कम जो है ना, जिस तरह इंडिया सपोर्ट करता है, आप जो है फी एकड़ पे 2 बोरी इनको खाद की दी जाए, एक यूरिया एक डीएपी। चलो हम आड़ती लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट हो जाएगी, ये माली पोजीशन से निकल जाएंगे। अभी जो बिजली के बिल है अगस्त और सितंबर के, ये भी माफ कर दिए गए हैं जी, ऐसे ये फराज, ऐसे ही है, माफ कर दिए गए। लेकिन तो अभी तक उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हुकूमत ने जहां बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में हुकूमत साथ दे रही है, उसी तरह इस चीज़ में भी साथ दे। जी। और उम्मीद भी है कि वो देगी भी सही, क्योंकि हमारे मुल्क ज़राअत के बगैर तो नहीं चल सकता। फार्मर इफेक्ट होगा, अवाम इफेक्ट होगी, लेकिन हुकूमत को जितना बड़ा नुकसान होगा इकोनॉमिकली, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ पर भी लाजमी कंट्रोल करेगी। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि सब्जी मंडी में इस वक्त कुछ आप जैसे लोग भी हैं जो लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, जो कोशिश भी कर रहे हैं कि जो है वो मुनाफाखोरी को भी रोका जा सके, किसी हद तक लोगों तक जो है वो चीज़ें बेहतर पहुंच जाए। हाँ, तो मुझे बताएं कि सब्जी मंडी में मुनाफाखोरी रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? सब्जी मंडी का जो प्लेटफॉर्म है ना मैडम, वो ओपन है। हमारे यहाँ ओपन ऑक्शन होती है, हम ट्रेडिंग नहीं करते कि भाई अपने कस्टमर से बार्गेनिंग करें या कुछ ऐसे। अच्छा, अगर हम सैलाब से हट के बात करें, सैलाब से पहले की बात करें, तो खुद साख्ता महंगाई तब भी बहुत आम थी। जो हुकूमत की जानिब से रेट मुख्तस किए जाते थे, उससे हमें 10% 20% रेट्स जो थे वो ज़्यादा ही मिलते थे। मैं आपको एक चीज़ ओपन करता हूँ आज यहाँ पे बैठ के। गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट इशू होती है जी, सब्जी फ्रूट की। बिल्कुल। अच्छा, वो रेट लिस्ट रात के 12 बजे इशू हो रही है, 10 बजे इशू हो रही है, ठीक है। और जबकि सब्जी और फ्रूट का हर रोज़ नया रेट होता है जी, ऐसा तो है। और इनके रूल में ये है कि सुबह के टाइम आप 7:30 बजे रेट लिस्ट इशू करें, और 10 बजे तक जो ठेकेदार है रेट लिस्ट वाला, वो दुकानों तक पहुंचा दे लिस्ट को। अच्छा, 10 बजे तक। लेकिन आजकल वही है ना, 2 नंबरी हर जगह है।
रात को रेट लिस्ट इशू हो जाएगी। अब सुबह रेट क्या खुलना वो नहीं पता, जो आज गुजरा है ना उसके हिसाब से रेट लिस्ट इशू होती है। और जबकि सब्जी फ्रूट का हर रोज़ नया रेट होता है, 2-2 घंटे बाद का नया रेट होता है। ये सूरत हाल है, क्योंकि एक सामान बचा हुआ होता है ना, ये कल तक बचेगा, दागी हो जाएगा, तो चाहे लॉस करना पड़े दुकानदार को, वो उसे सस्ते दामों में बेच देगा, ऐसा ही है इसी तरह। अच्छा, रेट लिस्ट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का जो मजिस्ट्रेट हैं इनके, वो रेडियो पे जाएं और वो लिस्ट के मुताबिक चेक करें जी। 2-4 चालान तो कर देंगे दिखाने के लिए, फोटो सेशन जो है इनका। और इसी तरह डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, हमारी मंडी में आते हैं, उस वक्त उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, रास्ता भी खोल देंगे, ऑक्शन भी चेक कराएंगे, वो देख के चले जाते हैं। एक सिर्फ फोटो सेशन है, सिर्फ वही लाइन साफ करवाई जाएगी, वही लाइन साफ होएगी। और नहीं तो आप मंडी के मामला देख लें, सफाई के हवाले से भी नाकिस हैं। इन चीज़ों पे असल में जो हमारी इंतज़ामिया है, ये जो अफसरान मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करते हैं, ये उनकी गफलत है। मार्केट कमेटी के रेटों को चेक एंड बैलेंस में लाया जाए। मंडी से महंगाई नहीं है, मार्केट से जब माल निकलता है दुकान शॉप तक जाएगा, रेडी तक जाएगा, महंगाई उस जगह पे है, महंगाई वहाँ पे है। फिर आप देखें ना, पेट्रोल की कीमतों में भी तो इजाफा होता है। जी जी। फिर जब आपके रेट लिस्ट जो है वो रात के हिसाब से आप जारी करेंगे, अभी तो 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। पेट्रोल को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन डीजल 2 रुपये लीटर महंगा हुआ है। तो इसका असरात भी देखें, आवाम पर ही पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, क्योंकि चीजें महंगी उसी गरीब आवाम पर पड़ेगा जिसने अपनी फसल काश्त करनी है। अब चूंकि आवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। फराज, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा फराज, मुझे बताइएगा, जहाँ हमने बात की, इस वक्त एक तरफ से देखा जाए इंतज़ामिया, हुकूमत, इदारे, तमाम लोगों का यही मोटो है कि जी हमने बहाली के अमल में जो है वो हम इस आवाम के साथ हैं और हम जितना हो सकेगा इसकी मदद भी करेंगे, इस आवाम की, सैलाब मुतासरीन की। और चाहे वो अमल, चाहे वो जो मदद है वो बिजली के बिल माफ़ करने की सूरत में हो, चाहे वो जो है वो मवेशियों का अजाला करने की सूरत में हो, चाहे वो जो जानें चली गई उनका अजाला करने की सूरत में हो, हुकूमत हर तरह से एक्टिव है, इदारे, इंतज़ामिया। लेकिन जो ये बढ़ते हुए रेट्स हैं, आप देख लें गंदम के और आटे के रेट्स इस वक्त कितने बढ़ चुके हैं। आप देखें, गरीब आवाम की पहुंच से गंदम और आटा दूर कर रहे हैं हम। इसका मतलब है जो सैलाब मुतासरीन हैं वो तो इससे अफेक्ट होंगे। बिल्कुल, दो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, मैक्सिमम भी 10 दिन बाद वो घर चले जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे। वो अभी भी जाना शुरू हो गए हैं। तो आप देखें, वो रोटी कैसे खा सकते हैं, वो गंदम कैसे खरीद सकते हैं। तो ये क्या मामला है, क्यों गंदम और आटे के रेट में भी इतने इजाफे हो रहे हैं? और बिला नागा मैडम, गंदम जो है वो जो आड़ती थे और जो मिल्स थी उन्होंने परचेज कर ली थी 2200 रुपये मन के हिसाब से। अच्छा, कि ये आगे आने वाले दिनों में तेज़ होगी। ठीक है। हम लोगों में बेहिसी है ना मैडम, हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आड़ती जो गला मंडी में बैठते हैं, उन्होंने 2400 रुपये मन में भी गंदम खरीद ली थी, क्योंकि ये आने वाले दिनों में महंगी होगी तो हम अपना फ़ायदा इससे उठाएंगे, सीजन कमाएंगे। तो इसी वजह से यही जो चीज़ें मिलती हैं तो फिर जाके ब्लैक मार्केटिंग होती है। नहीं, इसको ऐसे भी कहेंगे कि स्टॉक में भी हमारे कमी आई है। वो इस वजह से कि जो हमारे लाभ जिन जगह पे आए, मुतासिरीन जो हैं उन्होंने अपनी जानें बचाई हैं। गंदम फार्मर अपने घर में 12 महीने के दाने रखता है। हाँ, अच्छा, हम अपनी बात करें तो हमारे घर में भी सैलाब के अंदर फार्मर तो अपने दाने 12 महीने के लिए रखता है। अपनी बात करें तो हमारे घरों में भी यही तरीका है कि हम साल की गंदम लाते हैं। लेकिन जो लोग जिन्होंने अपनी फसल उगाई और सस्ते दामों फरोख्त कर दी, 2200 रुपये मन फरोख्त कर दी, वो अब उनको खरीदनी पड़ रही है तो 4000, 5000, 6000 रुपये मन तक। अच्छा, फिर इसमें वो कैटेगरी भी तो है ना जो रोज की रोज थोड़ा सा आटा ले लिया, 2 दिन बाद आटा ले लिया, 3 दिन बाद ले लिया, 2 रोटियों पे गुजर बसर कर लिया। अब ये गंदम जो सैलाब में बही है, ये उनके घर की बही है, ये वो वाली नहीं कि उन्होंने अपने पास रखी थी। लोगों ने गंदम बेच भी दी थी।
गंदम तो बेच दी थी, सस्ते दामों में बेच दी थी। ये सारे स्टांस मिल के ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है और ये फैक्टर्स मिल के इन्होंने गंदम की ब्लैक मार्केटिंग की है। मिल्स ने गंदम अपने पास रोक ली है और आटा कम जो है तो मार्केट हुकूमत में। इस पर क्या कर रही है? हुकूमत ने इस पर कुछ भी नहीं किया, गरीब आवाम को बड़ा नुकसान हुआ, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। 6,000 रुपये मन तक गंदम पहुँच गई थी, जो कि हम 2200 रुपये 2,000 रुपये मन में हमने फ़रोख्त की। किसान तो रुल गया। अब फ़ायदा इसका ये मिलों वाले उठा रहे हैं। आटे का 15 किलो का थैला देखें 900 रुपये का था, वो 2100 रुपये तक पहुंच गया। 2100 रुपये तक पहुंच गया था। अब हुकूमत ने अपना रेट को कंट्रोल करने के लिए अपना सरकारी रेट दिया कि 1810 रुपये 15 किलो का थैला आपको मिलेगा। ठीक है। सॉरी 20 किलो का थैला आपको मिलेगा। ठीक है। तो जिससे 120 रुपये किलो आटा, 1810 रुपये, 1810 रुपये। 10 किलो का थैला 905 रुपये और 20 किलो का थैला 1810 रुपये। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन पर भी लागू किया कि आप भी इस पर अमल दरामद करें, सरकारी आटा उठाएं और उसको फ़रोख्त करें। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपना आटा फ़रोख्त कर रहे हैं, जो अपनी आटा चक्की का जो वो उठाते थे उसी को ही प्रमोट कर रहे हैं, उसी को फ़रोख्त कर रहे हैं। आटा 120 रुपये फ़ी किलो हो गया था, यही आटा 50 रुपये 60 रुपये किलो था। अच्छा फराज, एक और ज़बरदस्त बात, मेरा कल जाना भी हुआ वैसे 2 रोज़ पहले ज्वेलर के पास। आप देखें, मैं तो रेट सुन के, वैसे तो हम डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं लेकिन कभी इतनी तवज्जो नहीं दी, तो मैं जब गई तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे समझ आई कि ये सोने के रेट कितने बढ़ चुके हैं। आप देखिए 7 माह पहले की बात है कि सोना जो था वो 2,60,000 2,70,000 पे था, ठीक है जी, ऐसे ही। और आज आप बात कर लें तो 3,90,000 91 या 92 इतना चल रहा है, यानी अन करीब 4 लाख को छूने वाला है। वो बस छू चुके हैं वो एक झटके में ही, क्योंकि सोना एक दिन में 8,000 रुपये तोला 10,000 रुपये तोला ये बढ़ जाता है। इसका कोई रेट्स का पता नहीं लगता, क्योंकि आलमी मार्केट में जब इसकी डिमांड बढ़ती है, जब लोग देखते हैं कि ये इसके सिग्नल इस तरफ जा रहे हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो जो सट्टेबाज होते हैं वो इस पर मुतहरिक होते हैं। इसके सोने का सट्टेबाजी खेली जाती है। अच्छा। तो जिस पर रेट आलमी मार्केट में बढ़ जाता है। आप गलती से सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास चली तो गई, लेकिन लोगों की तो ये नौबत आ गई है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। आप जाहिर बात है 4 लाख फी तोला, 4 लाख तकरीबन। लेकिन मुझे लगता है कि ये इससे भी क्रॉस कर जाएगा, 4 लाख से भी क्रॉस करेगा, जितनी तेजी से सोने के रेट्स में इजाफा हो रहा है गोल्ड प्राइसेस में। पीस है जो 24 कैरेट सोना होता है, अब देखें उसकी कीमत 3,88,000 कल रेट था, बंद हुआ था 3,88,000 पे। मेरे ख्याल से आज बढ़ गया है। जी नहीं, ये कल भी बढ़ा था। अच्छा। आज अभी रेट बहाल है, इसी पर ही है। तो देखें 2 माह कबल ये रेट 3,90,92,94,000 रुपये तक भी गया था। फिर 2 माह में रेट कंट्रोल हुए, फिर नीचे आ गया, 3,50,000 रुपये भी सोना आ गया, 60,000 रुपये पे 2 महीने चलता रहा। एकदम जब सोना $3700 पर औंस तक उन्होंने कहा महंगा होगा। भाई आप लोगों ने अगर शादियां करनी है या जिनकी शादियां आने वाली हैं उनके लिए तो आप समझ लेंगे इम्पॉसिबल सी बात होती जा रही है कि सोना खरीदना बनाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल गोल्ड वैसे लोगों की पहुंच से दूर हो गया। आप देखें पहले 20-20 लोग थे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई इन्वेस्टमेंट कैसे है। आप बेचने जाते हैं तो जितने में आपने लिया होता है वो काट, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, शक्ल में इन्वेस्टमेंट है। आप सेट ना बनवाएं, कि लोग सेट ना बनाएं, आप बिस्किट लेकर रख लें, उसमें कोई काट नहीं। जो खालिस पीस कर रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ, 24 कैरेट सोना वो लेकर रख दें, बिस्किट आप अपने लेके महफूज कर लें। जिन्होंने आप 8 महीने पहले 2 लाख 2.5 लाख रुपए तोला सोना लिया, तो आज मजे में, वो तो आज देखें उनको प्लाट की भी जरूरत नहीं पड़ी, उनकी जमीन ने भी इतने पैसे नहीं बढ़ाए होंगे जितना सोने ने बढ़ा दिए। क्योंकि सेट आप बना के फिर सुनार को देंगे, वो उसमें काट करेगा, काट होती है उसमें, तो फिर काफ़ी सारा जो है उसमें। अच्छा कुरैशी साहब मुझे बताइएगा कि अगर इन फ्यूचर ऐसे बहरान होते हैं, ऐसी किल्लत आ जाती है या कोई भी डिज़ास्टर होता है, तो उससे बचने के लिए सब्ज़ी मंडी का क्या किरदार रहेगा और किस तरह उसको मौसर बनाने के आप लोगों ने इक़दाम किए हैं? हमने ये जो बेट का इलाका होता है ना दरिया का, इसमें जितने भी फार्मर बैठे हैं उनसे हमारी आते हैं ना मिलने के लिए, अपने हालात बताते हैं। एक तो उनको हमने इस बात पे कायल किया है कि भाई आप अपनी रिहाइश का सिस्टम वहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि माली नुकसान हो जाए ना, ये अल्लाह ताला पूरा करवा देता है, हाँ जी, जानी नुकसान नहीं पूरा हो सकता।
अब ये तो यहाँ के हालात हैं। तलम्बे के एक हमारे अमरूद का व्यापारी है, वो पिछले 3 दिन पहले आया हुआ था कि उसने बड़ा आलीशान इस अपना घर बनाया और करोड़ों अच्छा। रुपए उसने खर्च किए हुए। अच्छा। और अब ये पोजीशन है कि उसके फर्श भी बैठ गए हैं और दीवारों में दरारें आ गई हैं उनके, किसी भी वक्त और गिर इसी सकता कभी भी गिर सकता है। तो हमने यही उनको एक तो मशवरे दिए हैं कि भाई आप वहाँ पे अपना रिहाइश का सिस्टम ख़त्म कर दें, माल मवेशी भी आप ऊपर दरियाई इलाके से निकल के अपनी रिहाइश करें वहीं पर अब इन रखें। फ्यूचर हाँ जी, मुस्तकबिल के लिए जो यही है करना वो चाहिए। पॉलिसीज थोड़ी सी और डिफरेंट अभी होनी जैसे चाहिए। आप जिक्र कर रही थी कि 32 लोग क्या नाम है मरे, ये 32 लोग नहीं मरे मैडम, जो क्या नाम है 32 लोगों की तो इतला है ना। और जब ठीक ये है। पानी उतरेगा तो पता नहीं जमीन में से कितने लोग मौतें अभी जो है ना जमीन नजर क्रैश आएंगी। हो चाहिए। चुके हाँ होंगे। जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फराज फॉर ज्वाइनिंग अस। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने नए मेहमान के साथ। चूँकि पाकिस्तान में और जनूबी पंजाब में हमारे इदारे भी और इंतज़ामिया भी बड़ी मुतहर्रिक हमें नज़र भी आती है, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जी हमारे तक जो है वो ख़ुराक की जो फ़राहमी है वो लोगों तक उसको क्वालिटी फ़ूड पहुँचाया जाए, अच्छी ख़ुराक। और इस चीज़ को जब मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो क्वालिटी ऑफ फूड को जो है वो नहीं देखते। अच्छा, हम खुद भी लेते हुए हमारे अंदर भी इतना शऊर नहीं होता कि जब हम कोई चीज़ किसी बेकरी पे कहीं भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर भी इतना नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ लॉज के ख़िलाफ़ है, क्या चीज़ विद इन लॉज आती है। हम नहीं देखते कि इसके ऊपर जो स्पेसिफ़िक बेकरी आइटम है इसके ऊपर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिस्ट हैं उसके अंदर या नहीं है। अच्छा, हमें ख़ुद भी इस चीज़ के शऊर की बड़ी ज़रूरत है। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जहाँ आप देखें कि लापरवाही का मुजाहरा हो रहा है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यू हैव दैट राइट कि आप जाके उसके किचन को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, आप एक नंबर ऑफ़ अमाउंट उन्हें पे कर रहे हैं, तो यू हैव दैट राइट कि आप जाके वहाँ पर उनके किचन भी चेक कर सकते हैं। तो जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफाई सुथराई का ख़ुद भी बड़ा ख्याल रखते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जैसे लाइव किचन के नाम से बहुत सारी चीज़ें आजकल लाइव किचन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो वहाँ पर सफाई सुथराई का मयार बहुत बेहतर होता है उन रेस्टोरेंट्स या उन इलाकों के मुकाबले में जहाँ पर जो है वो लाइव किचन्स नहीं होते। ये तो अभी सिर्फ मैं एक बेकरी और रेस्टोरेंट्स की एक चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर हम एक बड़ी तादाद में देखें तो हमें जो खुराक मिल रही है, जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है दूध, जो बच्चों के लिए बेसिक ग़िज़ा है, जो हमारे लिए बेसिक हमारा न्यूट्रिशनल एक वैल्यू रखता है, तो हमारे लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखने को और ख़बरों में भी ये चीज़ आई, आप सब ने भी यकीनन देखी होगी कि बड़ी एक ह्यूज क्वांटिटी में जो था वो जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थी जो गलत तरीके से हो रही थी वो भी पकड़ी गई पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। तो हम इस हवाले से आज बात करेंगे कि खुराक जो है वो हम तक जो आ रही है वो किस तरह से आ रही है, क्या प्रोसेस्ड फूड हमारे लिए जो है वो ठीक है, बेहतर है, नहीं है। और मुजफ्फरगढ़, जनूबी पंजाब का इलाका, मुल्तान और बहावलपुर, लोधरा, ये तमाम इलाकों के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का, खुराक का मयार क्या है और हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, इदारे हैं, वो कितने एक्टिव हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका जी तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर साउथ पंजाब जनाब शहजाद खान मगजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मैंने एक बड़ी कॉमन सी बात की कि हमारे यहाँ जो खुराक हम तक पहुँचती है, हम देखते हैं। अभी हालिया मैंने एक और वीडियो भी देखी जिसमें जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, आप देख लें, डब्बों वाला जो एक दूध होता है, वो मैंने देखा, वो आई थिंक अपर पंजाब की वीडियो थी, लेकिन वो मैंने देखी तो उसमें एक बड़े बड़े नाम के जो लेबल थे, बड़े बड़े ब्रांड्स के लगे हुए थे और उसके अंदर जो था वो फूड था वो एक्सपायर था, दूध जो था। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि अभी हालिया जो आपकी मुजफ्फरगढ़
और जो साउथ पंजाब में जो मेजर आपने कार्रवाइयाँ की हैं उसमें आपको मेजर फैक्ट्स क्या मिले हैं कि क्या यहाँ पर जो थी वो कमी थी, आपको लगा कि नहीं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन और पंजाब फूड अथॉरिटी का पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए आपने हमें मौका दिया है। जहां तक बात कर रहे हैं आप साउथ पंजाब की, तो साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट में 2025 में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और जो अगर मैं दो बुनियादी जुज़्व हमारे खुराक के वो हैं दूध और गोश्त, जी। इस पे बहुत ज़्यादा पंजाब फूड अथॉरिटी ने काम किया है। और बदकिस्मती की बात है कि पंजाब फूड अथॉरिटी को ह्यूज क्वांटिटी में लाखों लीटर्स डेली बेसिस पे दूध चेक किया जाता है और मिलावटी और मसनूई दूध मिलता है। गोश्त अभी भी मिलता है और गोश्त जो है वो अनहोलसम होता है, बदबूदार होता है, बीमार जानवरों का गोश्त होता है। तो इस पे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चल रही है। इंशाल्लाह आपके साथ साथ हम उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दो ऐसे बुनियादी हमारी फूड आइटम्स हैं जो कि जिन पे काम करने की ज़रूरत भी है और हम कर भी रहे हैं इस पर। इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल कि देखें आप, हम तो खुला दूध पीने के इतने आदी हैं, हमें लगता है कि जो डब्बों में पैक्ड मिल्क आ रहा है वो डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा कि जो खुला दूध हम तक आ रहा है, हमारे घरों में आ रहा है, वो भी हमारे लिए अनहेल्दी हो चुका है। जी, इसमें मैं समझूंगा कि जो खुला दूध है उसमें अडल्ट्रेशन, मिलावट के, मसनूईपन के, पाउडर के मिलावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। क्योंकि आज तक ये साइड बिल्कुल इग्नोर्ड रही है और इसमें जो ट्रेसेबिलिटी का एलिमेंट होता था वो बहुत कम होता था। गवाला कहाँ से दूध लेके आ रहा है, वो किस प्रोसेस के तहत आया है, क्या वो चेक हुआ है कि नहीं हुआ, और वो शॉप पे आया है। अब थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ क्या हर शॉप तक वो पंजाब फूड अथॉरिटी पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। इन सारी चीज़ों की वजह से जो खुला दूध है उसको भी देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा खान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक नया प्रोग्राम, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया, मैं उस हवाले से आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगी। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम है, तो मुझे उस हवाले से उसकी डिटेल्स भी बताएं कि इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने का मकसद क्या था, बेसिक रीज़न क्या थी और ये किस सतह पर काम कर रहा है। जी, हुकूमत पंजाब और जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं जी, और बच्चों की सेहत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी। तो इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक असेसमेंट कराई, एक स्क्रीनिंग कराई तकरीबन 2200 बच्चों की, और उसमें जनूबी पंजाब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये लाहौर में एक, ठीक है, ये अपर पंजाब की जी अपर पंजाब में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको लाहौर से स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ 38,000 बच्चों की जो है स्क्रीनिंग कराई गई। उस स्क्रीनिंग में तकरीबन 31% बच्चे मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग का शिकार थे। उसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि एक साइड पे हम जो पंजाब के बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशियस डाइट मुहैया करेंगे और दूसरी साइड पे टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को अवेयरनेस देंगे कि न्यूट्रिशियस डाइट क्या होती है और उनको हेल्दी डाइट प्लान कैसे बनाना चाहिए। तो इसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से स्टार्ट किया था, बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट देना शुरू की। ठीक है। उस डाइट में दूध था, उसमें फोर्टिफाइड ब्रेड थी, उसमें नट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, वो उनको एज अ लंच बॉक्स देना स्टार्ट किया। साथ साथ हमने इंटायर पंजाब एक स्कूल ईट सेफ किड्स कैंपेन स्टार्ट की। ईट सेफ किड्स कैंपेन। तो हमने हर स्कूल में जाके, जो बड़े बड़े स्कूल्स थे उन पे जाके न्यूट्रिशन कैंप्स लगाए और वहाँ जाके बच्चों को इस बारे में आगाही दी है कि क्या आपके लिए सेहतमंद है, क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमारे न्यूट्रिशन ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे टीचर्स के साथ कैंप किया, स्टूडेंट्स के साथ किया, बाकायदा मॉडल्स बना के उनको समझाया कि ये आपकी जो मुतवाज़न ग़िज़ा है उसकी पिरामिड है, ये आप खाना चाहिए, जंक फूड को आपको कम से कम करना चाहिए। तो एक तरफ पंजाब फूड अथॉरिटी डाइट मुहैया कर रही है और दूसरी साइड पे पंजाब फूड अथॉरिटी पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को अवेयरनेस दे रही है कि वो अपनी सेहत को कैसे ठीक जनूबी पंजाब में खान साहब ये कब इसका आगाज़ होगा?
जनूबी पंजाब में जो ईट सेफ किड्स कैंपेन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी ठीक है। लेकिन जो लंच प्रोवाइड करने वाला एलिमेंट है वो जल्दी इंशाल्लाह साउथ पंजाब से भी शुरू तो वो हम कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब हम देखते हैं बजटिंग के हवाले से और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात कर लें तो अपर पंजाब पर जो है वो बड़ा खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ जनूबी पंजाब के लोगों की हमेशा से ये ख्वाहिश भी रही है और डिमांड भी रही है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें आनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जहाँ ये उन इलाकों में ज़रूरी है जहाँ लोगों के पास नॉलेज की कमी है। जी, इसमें मैं अच्छा, इस हवाले से खान साहब आपसे जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, ब्रेक का एक वक्त हो चुका है, उसके बाद हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि जनूबी पंजाब में इस प्रोग्राम का आगाज़ कब से हो रहा है। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे शहजाद साहब बताइएगा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जनूबी पंजाब में इसका आगाज़ जो है वो कब से होने जा रहा है, और अभी कुछ प्रोसेस आपने हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे तो मुझे बताया आपने कि कुछ प्रोसेस जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। मुझे उस हवाले से बताइएगा। जी, जो सीएम साहिबा की स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो जनूबी पंजाब में भी शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में ऑलरेडी ये 1 साल से बच्चों को लंच में दूध दिया जा रहा है। ठीक है। और पंजाब फूड अथॉरिटी ना सिर्फ उस दूध की शेड्यूल्ड सैम्पलिंग भी कर रही है, उसके मयार को भी इंश्योर कर रही है। और शहजाद साहब, एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करें हमारी, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जानिब से टेलीविजन्स पे, टेलीविज़न चैनल्स पे कैंपेन्स चलती हैं कि जी खुला दूध मत पिलाएं अपने बच्चों को, इट इज़ डेंजरस। तो क्या डब्बे वाला दूध फ़ायदेमंद है? देखें, 2 चीज़ें हैं। जो डब्बे वाला दूध है उसके ऊपर जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि उसके ऊपर ट्रेसेबिलिटी मौजूद है कि किस कंपनी ने बनाया है। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट है, उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ लिखी हुई है। जो खुला दूध है, खुला दूध मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। अगर खुला दूध आपको खालिस मिलता है और अच्छा मिलता है, देखिए वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव है ना, कि जिन लोगों के घरों के करीब कोई माल मवेशी हैं या जो ट्रस्टेबल लोग हैं, उन्हें पता है कि जी हमारे घर दूध जो है वो फ़लाँ घर से आता है, ट्रस्टेबल हैं, वो तो पिलाएं। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि अभी आप लाखों, आप कह लें कि लाखों किलो की तादाद में जो है वो, लीटर्स की तादाद में जो है वो आप पकड़ चुके हैं मसनूई तरीके से तैयार किया हुआ दूध। ये आपने अभी एक इलाके की बात बताई है, और आप देखें कि हमारे यहाँ पे मुल्तान से कितनी तहसीलें, कितने इलाके जुड़े हुए हैं और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी। तो मैं आई एम नॉट श्योर कि जो हम घर में दूध पी रहे हैं वो सेफ़ है। जी, इसमें ना इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। डब्बे के दूध की मैंने बात बताई है। अगर आपको एक दुकान है वो बार बार चेक हो रही है और उसका दूध पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब एनालिसिस के मुताबिक ठीक आ रहे हैं उसके रिजल्ट्स, तो वो ठीक है। लेकिन अगर किसी की ट्रेसेबिलिटी नहीं है और उसका ऑर्गेनोलेप्टिक, अगर आप खुद पीने से भी आपको फील होता है कि इसका जायका ठीक नहीं है। अच्छा, बाज़-औक़ात वाकई होता है ऐसा कि हमें दूध पीने से महसूस होता है या तो पेट ख़राब हो जाता है, गैस्ट्रो के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर आपको दूध पीने से आपकी तबीयत बोझल सी हो जाती है और आपको महसूस होता है कि इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे माशरे में ये जो अखलाकियात हैं वो इस तरफ चली गई हैं कि हम लोगों ने साउथ पंजाब के ज़िलों में जहाँ खुश्क पाउडर, परमिएट पाउडर, ग्वार गम और मुख्तलिफ़ केमिकल से दूध बनता हुआ पकड़ा है और हज़ारों लीटर पकड़ा है, लाखों लीटर पकड़ा है, लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कराए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको अरेस्ट कराया गया है। लेकिन जो है ना, खुला दूध में रिस्क फैक्टर मौजूद है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो है वो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट भी आ चुका है, बहुत सारे लोग इस टाइम खुश होंगे, बहुत सारे लोग इस टाइम जो है वो, हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि वो रो पड़ते हैं और रिज़ल्ट की जो आप कह लें कि एनुअल उनके रिज़ल्ट्स हैं उनको दिल पे ले लेते हैं। तो मैं आपको इस हवाले से यही कहूँगी कि आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है। जिन लोगों के नंबर कम आ गए हैं
वो आगे एफर्ट करें। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में मेहनत करते हैं तो वो मेहनत का सिला जो है वो आपको किसी ना किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में किसी ना किसी वक्त आपको मिल जाता है। वो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो अब आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, जिनके भी मार्क्स जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए। एक तो हमारे यहाँ मसला ये भी है ना कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अगर 1200 नंबर हैं तो जी 1190 होने चाहिए, 1195 नंबर होने चाहिए। बच्चों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी है। तो इट्स टोटली फाइन अगर आप 1180 नंबर भी ले लेते हैं, इट्स टोटली फाइन अगर आप 900 नंबर भी ले लेते हैं, इट्स टोटली फाइन आप 700 नंबर भी अगर ले लेते हैं तो। अच्छा जी, इस हवाले से मुल्तान में फरियाल नाम की जो बच्ची है, फरियाल फातिमा, उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है बोर्ड में। तो जी हमारी रिपोर्टर हैं सुहेरा तारिक, वो वहाँ उनकी फैमिली के साथ उनके घर में मौजूद हैं। तो आपको लाइव मनाज़र वहाँ से दिखाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं कि कैसी उनकी फीलिंग्स हैं। ऑब्वियसली माँ बाप के लिए ये एक बड़ी प्राउड फीलिंग होती है और एक फ़ख्रिया बात होती है कि उनके बच्चे जब पूरे मुल्क में पूरे शहर में उनका नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, तो उनके एहसासात भी जानते हैं। जी सुहेरा बताइएगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से सेकंड ईयर के आज पोजीशन होल्डर्स का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इंटरमीडिएट में जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशंस हासिल की हैं, इस वक्त उनके घर वाले और वो स्टूडेंट्स खुद इंतहाई खुश हैं। ऐसे ही एक घर में हम मौजूद हैं मुल्तान में। फरियाल फातिमा नामी जो तालिबा हैं, उन्होंने 1159 नंबर 1159 नंबर्स हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। प्री मेडिकल ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। ये पीछे फैमिली इनकी मौजूद है और ये लोग इस वक्त इंतहाई खुश हैं। सबसे पहले फरियाल की तरफ चलते हैं। आपको मुबारक हो, आपकी पोजीशन आई है, कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत की इसके पीछे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोटादू के एक इलाके कस्बा गुरमानी से है एंड बेसिकली मेरी फैमिली मेरी स्टडी के लिए मुल्तान शिफ्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इसका जो बेसिक क्रेडिट है, मेन क्रेडिट, वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने हर मोमेंट पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे इमोशनली इनकरेज किया और मेरा हौसला बढ़ाया हर मोमेंट पे उन्होंने। आज स्पेशली बेटी के लिए ज़ाहिरा तैयार हुई होंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मेरी बेटी ने पोजीशन ली है तो हम बच्चों के लिए इधर आए हैं, इधर शिफ्ट हुए हैं, तो अल्लाह ने हमारी जो है ना वो हिजरत कबूल की है। माशाल्लाह मेरी बेटी ने टॉप किया है, तो सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला का। सर आप क्या करते हैं? और जैसे उन्होंने बताया कि स्पेशली आप लोग गांव से मुल्तान शिफ्ट पढ़ाई के लिए हुए थे, आगे बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली स्कूल टीचर हूँ, तो स्पेशल मैं वहाँ से गुरमानी से ज़िला कोटादू से बच्ची को पढ़ाने के लिए यहाँ मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अपनी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है कि ये मेडिकल की तरफ चली जाए, MBBS करेगी और नेक्स्ट फर्दर हम कोशिश करेंगे कि अगर CSS की तरफ आए तो वो भी हमारी उसमें होगी। जी, इन्होंने कोटादू के एक इलाके से, गांव से मुल्तान इसीलिए ये फैमिली शिफ्ट हुई कि बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें आगे, इनके जो बहन भाई हैं वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इनका कहना है, फरियाल का कहना है कि इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट और असातिज़ा का किरदार है, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी मेहनत जो है वही रंग लेकर आती है जब नताइज आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने हमें अपडेट दी है। अच्छा जी, इसमें एक बच्ची ने बात की कि मुझे इमोशनली इनकरेज किया मेरे पेरेंट्स ने, जो कि बड़ी अहम बात है। इस पर मैं मज़ीद बात करूंगी चूँकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक है जो हमारे पेरेंट्स को, वालिदैन को समझने की ज़रूरत है। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बात मैं ये कर रही थी कि पेरेंट्स को जो है वो इमोशनली इनकरेज करना चाहिए बच्चों को। वालिदैन के लिए ये चीज़ बड़ी अहम है। ऑब्वियसली बात है, जब एक बच्चा जो है वो पोजीशन लेता है, एक बच्चा अच्छे मार्क्स लेता है, तो खाली उस बच्चे की मेहनत नहीं होती। पेरेंट्स, उसके टीचर्स, बच्चे, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, हर चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को एक तो पर्सनल स्पेस दें, एक उनके साथ ताल्लुक़ ऐसा रखें,
एक फ्रेंडली जोन क्रिएट करें जिसमें आपका बच्चा आपके साथ हर बात शेयर कर सके। फिर आप इमोशनली बच्चे को इनकरेज करें, आपने डीमोटिवेट नहीं करना। आज बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को कह रहे होंगे, क्योंकि अमूमन पहले वक्तों में भी ऐसे ही होता था और अभी भी बहुत सारे घराने हैं जहाँ पर ऐसे होता है कि फ़लाँ के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, तुमने नहीं लिए, फ़लाँ के बच्चे ने ये कर दिया, तुमने नहीं किया। ये चीज़ बच्चे को डीमोटिवेट करती है, डिस्करेज करती है हमेशा। आपने खुदारा ऐसा कुछ नहीं करना, बच्चे को मोटिवेट करें कि अगर आपने इतने नंबर ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप इससे नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि बच्चे में कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो तो आप देखें बच्चे में सुधार ला सकती है। नेगेटिव जब आप उसको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। इसी के साथ हम फ्लड सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं। मैंने अभी सुबह भी जिक्र किया जब मैं आई कि अभी जो है वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है, बहाली का अमल चल रहा है, लोगों का अभी आगाज़ हो चुका है। पानी जो है वो पानी की सतह में कमी आती जा रही है। हमारे इस वक्त जो रिपोर्टर हैं गोहर रहमान साहब, वो मौजूद हैं शुजाबाद के इलाके में और वहाँ से हमें लाइव अपडेट्स जो हैं वो शेयर करेंगे कि इस वक्त शुजाबाद की क्या सूरत हाल है। जी गोहर, बताइएगा। जी, दरियाए चनाब के सैलाबी रेले जहां से भी गुजर रहे हैं तबाही की दास्तान छोड़कर जा रहे हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पूरे तरीके से सैलाब की जद में है। वो तहसील सदर हो मुकम्मल तौर पर डूबी हुई दिखाई देती है, तहसील जलालपुर पीरवाला हो वो डूबी हुई है और इसके साथ ही तहसील शुजाबाद भी अब सैलाब की जद में आ चुकी है। तहसील शुजाबाद एक भरपूर ज़रई रकबा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़मीनें मौजूद है और यहाँ के रहने वालों का एक तरीक़ाकार भी है, क्योंकि यहाँ पर जानवर पाले जाते हैं, उनका साल भर का चारा जो है उसको महफूज किया जाता है। तो मेरा कैमरामैन अर्शद से मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सैलाब जो है वो तबाही मचा रहा है। ये देख सकते हैं जो जानवर वो बचाने में कामयाब हुए हैं उनके लिए जो चारे का मसला और ये चारे की शॉर्टेज का मामला आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा संगीन हो जाएगा, क्योंकि जो किसानों की जो तमाम जो जमा पूंजी थी वो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुकी है और इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो तमाम जो तीनों तहसीलें हैं वो अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब की जद में है। जी बहुत शुक्रिया गोहर, आपने हमें अपडेट किया है। इस वक्त जो है वो बहाली की जो सिचुएशन है वो उसमें यही है कि लोगों के पास चारा नहीं है। आप देखें किसी भी इलाके में जब सैलाब आता है तब तो लोग जो हैं वो NGOs, प्राइवेट NGOs, लोग, इदारे, इंतज़ामिया, हुकूमत सब एक्टिव होते हैं। जब पानी कम हो जाता है लोग अपने घरों की तरफ वापस चले जाते हैं, उनके घर गिर चुके होते हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं होता, वो प्रोसेस सबसे मुश्किल होता है। तो उस हवाले से जी हमारे साथ जुनेद साहब मौजूद हैं, अब वो हमें अपडेट करेंगे कि क्या सूरत हाल है फ्लड की इस वक्त मुल्तान में। जी बिल्कुल, इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए जो कैंप सिटीज़ हैं वो भी कायम हैं और इस वक्त हम शेरशाह के करीब एक कैंप सिटी के अंदर मौजूद हैं जहां सैलाब मुतासरीन जो है वो रिहाइश पजीर हैं और ये सैलाब मुतासरीन के कैंप्स हैं जहां पर वो रिहाइश पजीर होते हैं। चूँकि इस वक्त गर्मी की शिद्दत है, अगर धूप है, इस वजह से इन कैंप्स के अंदर भी गर्मी आती है। बात भी करेंगे मुतासरीन से। क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर? बहुत अच्छे हैं। अच्छी सूरत हाल है। खाना मिल रहा है? खाना, हाँ। किस इलाके से आए थे आप? आप शेरशाह से उधर हैं, शेरशाह से उधर आए। तो अब वहाँ पानी उतरा है कुछ? हाँ, अभी पीछे हट रहा है पानी, जगह पे पानी। तो वापस कब तक जाने का इरादा है? जब खुश्क हो जाए चले। खुश्क हो जाएगा। तो क्या काम करते थे आप पहले? मजदूरी करते थे। अच्छा अच्छा। अब आजकल ज़ाहिर मजदूरी नहीं है? अभी नहीं है। बिल्कुल जी, अल्लाह करे जी आप वापस जल्द से जल्द जाएँ और अपना कारोबार जो है वो मजदूरी जो है जो भी है। अद्वियात के कैंप भी हैं, इसी वजह से चेक करेंगे कि अद्वियात के हवाले से यहाँ कौन कौन सी जो है वो अद्वियात यहाँ दस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम, मैं ठीक। ये ज़्यादातर कौन सी अद्वियात हैं जी आपके पास? ज़्यादातर हमारे पास एलर्जी वाले और पेट का दर्द है। इसके अलावा हमारे पास ये जो खारिश वगैरह, क्योंकि एलर्जी हो रही हैं आजकल, जैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा सैलाब का है तो उसकी वजह से एलर्जी की बीमारियाँ, पेट में दर्द। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। बिल्कुल जी, पेट दर्द हो, एलर्जी हो और इस किस्म की जो अद्वियात हैं वो यहाँ पर अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं और सैलाब मुतासरीन की यहाँ पर सेहत के साथ साथ उनको खाना भी फराहम किया जा रहा है और स्कूल भी जो है वो बनाया गया। जी थैंक यू वेरी मच जुनेद, आपने हमें आगाह किया कि मुल्तान में क्या इस वक्त फ्लड कैंप्स की सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त लोगों में जो स्किन डिजीज़ हैं वो बहुत फैल रही हैं। इचिंग, छाले पड़ जाते हैं स्किन पे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर पीने का साफ़ पानी जो है वो मुयस्सर नहीं है वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ़ कैंप्स में
तमाम तर सहूलियात दी गई हैं। अच्छा शहजाद साहब मुझे बताइएगा, हम अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जाते हैं, सार्फिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जाते हैं। मैंने पहले भी बात की कि हमारे अंदर शऊर नहीं है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि 2025 में पंजाब फूड अथॉरिटी इतनी एक्टिव है कि वो लोगों को अवेयरनेस दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी तालीम याफ्ता मुल्क में या कोई भी मुल्क तब तरक्की करता है जब उसकी आवाम में शऊर होता है किसी चीज़ को लेके। तो मुझे बताइएगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जो खाने पीने की अशिया या कुछ लोग बेकरी आइटम्स रख लेते हैं या पैक्ड आइटम्स होते हैं, तो उन चीज़ों के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने कौन से ऐसे कवानीन जो हैं वो बनाए हैं जो लोगों को पता होने चाहिए कि ये कवानीन हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में भी बात की कि हम खाने की कोई भी चीज़ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए वहाँ पर किसी भी फूड आइटम के साथ लेबल के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होने चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता, आप दुकान वाले को क्या पता कि मुझे किस फूड आइटम से एलर्जी है, किस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, मुझे नहीं पता आप इस फूड आइटम में कौन सा इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के क्या कवानीन है। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी, इसको हम लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग के बारे में प्रॉपर एक SOPs हैं। जो भी आप फूड आइटम खरीदें हैं उसके लेबल के ऊपर सबसे पहले उसका एड्रेस होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ उसका एड्रेस है। उसके बाद उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। उसके साथ साथ उसके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी होने चाहिए कि इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें जिंक कितना है। ये ज़रूरी है? जी, ये भी ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। अच्छा, और अगर कोई बेकरी पे या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ये अभी आप लेबलिंग की जो बात कर रहे थे, ये नहीं होती तो फिर क्या लाया अमल है आपका? जी, साथ साथ में लेबलिंग की बात हो रही है तो बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स भी आते हैं हमारे पास। इंपोर्टेड आइटम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो हलाल अथॉरिटी से सर्टिफाइड हैं कि नहीं है। तो हलाल अथॉरिटी का प्रॉपर लोगो उसके ऊपर होना चाहिए। और अगर ये लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स कोई भी फूड आइटम पूरी नहीं कर रहा तो पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन है 1223, उसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। 1223 जी। या पंजाब फूड अथॉरिटी की मोबाइल ऐप है, पंजाब फूड अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसकी तस्वीर बना के आप साथ लगा सकते हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी विद इन 24 आवर्स उस कंप्लेंट को एड्रेस करेगी और आपको प्रॉपर फीडबैक देगी कि हमने इस टाइम जाके ये आपकी कंप्लेंट पे ये काम किया है और ये एक्शन लिया है, और क्या आपसे फीडबैक भी लेगी कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। ये सबसे एक बेहतरीन आप कह लें अमल है। इस वक्त आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन्स खोल लें और खुदारा इस नंबर को सेव करें। 1223 पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करें। आप कहीं पर भी आप जाते हैं जहां आप 10 रुपये भी दे रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ खाने पीने की अशिया में नाकिस मिलती है, ख़राब मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर पर खुदारा कॉल करें, अपने अंदर शऊर लेके आएँ, ताकि जो है आप कंप्लेंट्स करेंगे तो आप कह लें कि उनका हौसला पस्त होगा और वो जो है उनको पता चलेगा, ये जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं उन्हें पता चलेगा कि जी हमारे ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई है। पंजाब फूड अथॉरिटी उस पर अमल भी करेगी और फिर जैसे कि अभी शहजाद साहब ने बताया कि उसका फीडबैक आपको प्रॉपर दिया भी जाएगा और आपसे लिया भी जाएगा। फिर एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। शहजाद साहब मुझे बताइएगा, जहां हम आवाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आवाम के लिए आपने अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं आप लोग और करते रहेंगे भी होपफुली, तो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स के हवाले से भी मुझे आगाही दीजिएगा कि फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स जितने भी मार्केट में हैं उनके लिए आप क्या अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं? मैडम, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो आवाम के हकूक़ के साथ साथ फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स के हकूक़ का भी ख्याल रखती है। उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी से जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी की ट्रेनिंग विंग प्रॉपर तमाम फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग फ्राहम करती है। शुरू में इस ट्रेनिंग की एक ख़ास फ़ीस होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 80% जो है पंजाब फूड अथॉरिटी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़बरदस्त प्रोसेस है जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू करती है।
इस वक्त अगर आपको मैं डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन्स की बात करूं तो इन 2 डिवीजन्स में 8 महीनों में हमने 33,000 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को हमने ट्रेनिंग दी है, उसमें से 29,000 फ्री ऑफ कॉस्ट थे। ज़बरदस्त। तो साथ साथ हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की इस ट्रेनिंग में आप लोग क्या बताते हैं? इसमें बेसिकली हम उनको गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, एक कारोबार करना है फूड का तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सफाई सुथराई का इंतजाम कैसे अच्छा करना है। प्रोसेस है। मैं कहती हूँ आप देखें, पंजाब फूड अथॉरिटी आपके कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आपका कारोबार है, हर इंसान ने कमाना तो है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपके पास आके ये तमाम एस्पेक्ट्स अगर सीख लेते हैं तो उनके लिए तो बिज़नेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, और साथ साथ हम उनको गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस है, सफाई सुथराई का ख्याल है, अपनी एरिया मैनेजमेंट है, साथ साथ हम उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग भी करते हैं ताकि अगर किसी को कोई छूती बीमारी है या कॉन्टेगुअस डिजीज़ है तो उसको हम खुराक की तैयारी के अमल से अलहदा कर सकें और उनको फिर मेडिकल सर्टिफिकेट इशू भी करते हैं। ऐसा कभी हुआ है शहजाद साहब के लोगों को ऐसे डिजीज़ डायग्नोज जी हुए होते हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, लेकिन हुए हैं जी जनूबी पंजाब में। जी जनूबी पंजाब में हुए हैं। ये देखें, अगर वो चलें, ये तो एक अच्छा प्रोसेस है कि आप हुकूमत की जानिब से भी, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक स्क्रीनिंग हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग अभी, कुछ आपने बताया कि 33,000 पीपल, आपसे 33,000 लोग जो हैं वो ले चुके हैं ट्रेनिंग, लेकिन वो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, अगर उनके अंदर ये बीमारी हो तो वो कितने लोगों में फैल रही है? जी बिल्कुल। तो अगर जो लोग आप पंजाब फूड अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिज़नेस ऑपरेटर्स, तो आप लोग, क्या आपकी रेट में ये चीज़ शामिल होती है जब आप किसी भी स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके? मैम इसमें ना सबसे अहम बात यह है कि हर बंदा, ये मैं मैसेज भी देना चाहूँगा, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो कोशिश करे कि पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस ले। बग़ैर लाइसेंस कारोबार करना जुर्म है, उसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। और उसके बाद अगर कोई प्रेमिसेस रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास तो फिर भी पंजाब फूड अथॉरिटी के ऊपर कोई बैन नहीं है कि हम उसको उसी तरह ही इंस्पेक्ट करेंगे, उसी तरह ही उससे ट्रेनिंग के बारे में, उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग के बारे में पूछा जाएगा और हम इंश्योर करेंगे कि वो लोग ना सिर्फ लाइसेंस बनवाएं, वो ट्रेनिंग भी करवाएं और वो मेडिकल स्क्रीनिंग भी कराएं अपनी। अच्छा शहजाद साहब, हमने आवाम के चैलेंजेस को डिस्कस कर लिया फूड ऑपरेटर्स के हवाले से। आप मुझे बताएं, जब आप जनूबी पंजाब में जैसे ही आए हैं तो आपको किन मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मैं समझता हूँ मैम, ये एक जंग है और मिलावट माफिया और पंजाब फूड अथॉरिटी की एक जंग है। बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजिकल दौर है, इस दौर में पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है मिलावट को पकड़ने में, और मिलावट माफिया इस पे काम कर रही है कि कैसे हमने पंजाब फूड अथॉरिटी के सिस्टम को बाईपास करना है। अच्छा। नई नई टेक्निक्स, नए नए इक्विपमेंट वो ला के हमारे सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। जी हम हैं, या हमें चैलेंज ये है कि हम अपनी लैब्स को, अपने टेस्टिंग मैकेनिज़्म को, अपनी सैम्पलिंग कैंपेन्स को इतना स्ट्रिंजेंट और इतना मॉडर्नाइज करें कि हम हमेशा मिलावट माफिया से 2 कदम आगे हैं। ठीक है। तभी हम जाके, जो पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन है कि फ्रॉम फील्ड टू फोक, खेत से लेके प्लेट तक जो एक सेहतमंद और महफूज खुराक आवाम तक पहुंचानी है, उसके मिशन को हम तकमील पाया। अच्छा, मुझे एक आखिरी जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि वक्त कम है, मुझे बताएं कि हालिया महीनों में अभी रिसेंटली आपकी कोई ऐसी कार्रवाई जो जनूबी पंजाब में हो और वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो, जो आप डिस्कस करना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि इसमें जो 2 बड़ी, मैंने आपको शुरू में कहा था कि गोश्त और दूध पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है इस साल में, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गोश्त की अगर मैं बात करूं तो पहले लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट भी इसको देखता था, पंजाब फूड अथॉरिटी भी इसको देखती थी, तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी कि किसने काम करना है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी को एक सिनर्जाइज कर दिया है, एक प्रोविंशियल टास्क फोर्स बना दिया, मीट एंड मिल्क सेफ्टी टास्क फोर्स, एक कलेक्टिव काम हो रहा है। तो अभी तक जो दूध पे तो काम मैंने आपको बताया है कि लाखों लीटर हम दूध, 1 करोड़ लीटर से ज़्यादा हम चेक कर चुके हैं,
और 3 लाख लीटर से ज़्यादा हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, 60 लोगों के खिलाफ FIRs करा चुके हैं। इसी तरह गोश्त पे भी हम तकरीबन कोई 1 लाख किलो से ज़्यादा गोश्त जो है वो हम चेक कर चुके हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो आपके लिए यही था कि गोश्त और दूध की फराहमी जो है वो आवाम तक बेहतर बनाई जा सके। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, क्योंकि अगर पंजाब फूड अथॉरिटी ना हो और ये इदारे अगर इतने मुतहर्रिक होके काम ना करें तो मेरे नहीं ख्याल से कि हम शायद अभी जितना थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं वो भी गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेहतमंद जो है होना एक बहुत बड़ी बात है। तो जी इसी के साथ साथ हम एंडिंग की तरफ आएंगे क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने इतनी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे साथ शेयर की। कल मुलाकात होगी आप सबसे, बशर्ते ज़िंदगी। ख्याल रखें अपना, खुदा हाफ़िज़।